जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और जीएस की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके ये एग्जामों में पूछे गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट से भी लिए गए हैं और एग्जामों में भी पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्न लिए गए हैं। और इन प्रश्नों से संबंधित भी जितने प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, और ये हमारा केमिस्ट्री से प्रश्न है। पहला कह रहा है कि आइसोटोन में क्या होता है। तो देखिए आइसोटोन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यही बताएंगे कि आइसोटोन आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए आइसोटोन किसे कहते हैं, तो समान न्यूट्रॉन जिन तत्वों में समान न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समान न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं, उसे आइसोटोन बोलते हैं। आप लोगों ने आइसोटोप का भी नाम सुना होगा। अगर आपसे पूछे कि आइसोटोप किसे बोलते हैं, आइसोटोप किसे बोलते हैं, तो आइसोटोप की बात करें तो जिन तत्वों में समान प्रोटॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, आइसोटोप। क्या बोलते हैं, समान प्रोटॉन जिसमें होते हैं उसे बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं। तो आप लोग बताएंगे कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और फिर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, तो इसे न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियॉन बोलते हैं सम्मिलित रूप से। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ तत्वों के बारे में। पूछा जाता है कि फला तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो प्रोटॉन की खोज चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो यहां पे नोट करेंगे फिर से। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप लोग नोट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने, रदरफोर्ड ने किया था। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड हो गया, अब बचा क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि आइसोटोन में क्या होता है। तो आइसोटोन ऐसे तत्व को कहते हैं जिनमें समान न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे आइसोटोप किसे बोलते हैं, तो ऐसे तत्व जिनमें समान प्रोटॉन होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जिसे सम्मिलित रूप से हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज आपसे पूछे किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि जल गैस किसका मिश्रण है, और ये भी केमिस्ट्री से प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए जल गैस की बात करें तो ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है जल गैस। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि जल गैस किसका मिश्रण होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है क्या, जल गैस। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, प्रोड्यूसर गैस ये किसका मिश्रण होता है। और प्रोड्यूसर गैस के बारे में बात करेंगे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। किसका,
कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे सेमी जल, अगर आपसे पूछे कि सेमी जल किसका मिश्रण होता है, सेमी जल गैस किसका मिश्रण होता है, तो सेमी जल गैस की बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस ये नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो ये अभी नए प्रश्न जो एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि देखेंगे अगर आपसे पूछे कि जल गैस किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस, ठीक ना। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि सेमी जल किसका मिश्रण होता है, तो सेमी जल जो गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वह नदी जो दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली में स्थित जो नदी है यमुना, यमुना किस नदी के किनारे, ऐसे भी पूछा जाता है कि यमुना किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे अगर आपसे पूछे कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा किस नदी के किनारे, तो ये भी यमुना नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कि आगरा किस नदी के किनारे, तो ये भी यमुना नदी के किनारे। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अगर आपसे पूछे कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो यमुना नदी का उद्गम जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे यमुना नदी का उद्गम आप लोग जान चुके हैं कहाँ से हुआ है, यमुनोत्री ग्लेशियर में। आगे चल करके यमुना नदी का संगम किस नदी में हो जाता है, आगे चल के यमुना नदी का संगम यमुना नदी का संगम प्रयागराज में, कहाँ पे, प्रयागराज में। और किस नदी से हो जाता है, प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से हो जाता है। किस नदी से, गंगा नदी से हो जाता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे चल के यमुना नदी का संगम गंगा नदी से हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे यमुना नदी के बारे में। तो इसकी सहायक नदी पूछा जाता है एग्जाम में, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यमुना की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंध यमुना की सहायक नदी, सिंध, केन, चंबल और बेतवा, ये किसका सहायक नदी है, तो ये सभी सहायक नदी है किसका, चंबल, बेतवा, तो ये सभी सहायक नदी है आपकी यमुना की। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। वह नदी जो दिल्ली में स्थित है, तो यमुना नदी दिल्ली में स्थित है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे, ऐसे पूछा जाता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर, जैसे यमुना नदी के बारे में, उद्गम कहाँ से हुआ है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है, यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में। आगे चल के यमुना नदी का संगम कहाँ पे हो जाता है, प्रयागराज में, गंगा नदी से ये जाकर के मिल जाती है। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, सिंधु, बेतवा, केन, चंबल, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और यहाँ से हम लोग नोट करेंगे। जैसे आंसर इसका लिखेंगे, इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे 5 घंटा 30 मिनट आगे, कितना, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतने घंटे क्या है, आगे है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, तो इसको क्या बोलते हैं, IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। ये कितने डिग्री देशांतर है, तो ये है आपका 82.5 डिग्री देशांतर, 82 सही 1/2 डिग्री देशांतर, क्या है, 82 डिग्री। और कौन सा देशांतर, तो 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर 82.5 ऐसे नहीं मिला तो आपको 82
82 डिग्री 30 मिनट मिलेगा, 82 डिग्री 30 मिनट। तो आप लोग 82 डिग्री 30 मिनट लगाएंगे, ना कि 82 डिग्री जो 50 मिनट लिखा रहता है, ये गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री का मतलब 82 डिग्री 30 मिनट होता है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का मानक समय रेखा ये किस शहर से गुजरता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस शहर से गुजरता है। तो ये बच्चे आजकल यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछे किस शहर से गुजरता है, तो या तो अगर आपसे मिलेगा प्रयागराज के नैनी से ये जाता है, और या तो आपको मिलेगा कि मिर्जापुर से जाता है। तो दोनों में से जहां से मिले आपको, मिर्जापुर या फिर प्रयागराज के नैनी से ये गुजरता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ समयों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में कितने टाइम जोन है, अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में कितने टाइम जोन है, तो विश्व में कुल टाइम जोनों की बात करें तो 24 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दो टाइम जोनों के बीच में कितने अंक का अंतर है, अगर आपसे पूछे कि दो टाइम जोन के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो दो टाइम जोन के बीच अंतर की बात करें, अगर दो टाइम जोन के बीच अंतर की बात करें तो यहाँ पे अंतर अगर डिग्री में पूछेगा तो डिग्री में 15 डिग्री देशांतर होता है। कितना डिग्री? 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है दो टाइम जोनों के बीच में। अगर आपसे वही समय में पूछे तो 1 घंटे का अंतर होता है। कितने में? टोटल 1 घंटे का अंतर होता है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि दो देशांतर के बीच में कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। अगर आपसे पूछे कि वहां पे लिख लेंगे कि दो देशांतर के बीच में अगर अंतर पूछे कितने डिग्री का होता है, दो देशांतर के बीच, तो ये दो देशांतर के बीच आप लोग ध्यान रखेंगे 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य टाइम से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और IST जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट आपको एग्जाम में मिलेगा। भारत के किन शहरों से गुजरता है, तो एक तो इलाहाबाद के नैनी से होके जाता है और एक मिर्जापुर। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन में मिलेगा वो आप लोग लगाएंगे। पूरे विश्व में कितने टाइम जोन है, तो विश्व में टोटल 24 टाइम जोन है। और इन टाइम जोनों के बीच में अंतर अगर आपसे पूछे कितना होता है, तो 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। अगर घंटे में पूछे कितने का अंतर होता है, तो 1 घंटे का अंतर होता है। अगर आपसे पूछे कि दो देशांतर के बीच में कितने समय का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला शासक है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया था, ठीक। और इसके समय में कुछ अन्य कर भी हैं जो हमें याद रखना चाहिए। कुछ इसके समय में जो अन्य कर हैं वो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि खुस्म कर क्या होता है, तो खुस्म कर कौन लगाया था, तो यही आपके फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अब खुस्म कर क्या होता है, तो ये लूट का माल होता था, लूट का माल या फिर लूट का धन होता था खुस्म। और उसके बाद खराज भी इसी ने लगाया था, खुस्म खराज। तो ये गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता है, गैर मुस्लिम से लिया जाता था, ठीक। किससे? गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर है खुस्म खराज। अगर आपसे पूछे कि जजिया किससे लिया जाता था, जजिया कर किससे लिया जाता था, तो जजिया कर जो था एक धार्मिक कर था। कैसा कर था? जजिया कर जो है एक धार्मिक कर था। और ये धार्मिक कर किससे लिया जाता था? ये हिंदुओं से लिया जाता है। किससे? हिंदुओं से लिया जाता था खुस्म खराज, जजिया। अब बात करते हैं जकात के बारे में। जकात भी इसी के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। और जकात किन से लिया जाता था, तो जकात जो है वो मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। जजिया जकात अगर आपसे पूछे किससे लिया जाता था, तो ये मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, ठीक। इतनी करों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। तो अब रिवीजन करेंगे पूरे प्रश्न को। तो देखिए किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया था, तो जजिया अभी हमने बताया कि धार्मिक कर है। अगर आपसे पूछे कि धार्मिक कर हिंदू जजिया कर है, तो वो ब्राह्मणों पे भी कौन लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तुगलक वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत का वंश है। अब बात करते हैं तो कुछ अन्य कर के बारे में। तो जैसे खुस्म पूछ ले कौन सा कर होता था, तो खुस्म जो है लूट का माल होता था या फिर लूट का धन होता था, खुस्म जिसे कहा जाता था। खराज क्या होता था, तो ये गैर मुस्लिम लोगों से लिए जाने वाला टैक्स होता था, गैर मुस्लिम लोगों से, जो मुस्लिम नहीं है, बाकी किसी भी समुदाय के हो लेकिन मुस्लिम ना हो, उनसे लिया जाता था। और
जजिया की कौन सा कर था? तो जजिया एक धार्मिक कर था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जजिया कैसा कर है, तो ये धार्मिक कर था और ये हिंदुओं से लिया जाता था। किससे? हिंदुओं से लिया जाता था। अगर जकात के बारे में बात करें तो ये किससे लिया जाता था? ये मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, केवल और केवल मुस्लिमों से लिया जाता था। मुस्लिम लोगों से क्यों लिया जाता था? क्योंकि ये सारे कर क्यों लिए जाते थे? ताकि कर लेकर के उनसे कोई सुविधा, अगर हमारा सरकार है, जो भी हमारे गवर्नमेंट है, या फिर केंद्र सरकार की बात कर लिया जाए या फिर राज्य सरकार के बारे में बात कर लिया जाए, तो वो हमसे टैक्स लेते हैं, उसके अलावा उसके बदले में हमें कुछ सुविधा देते हैं, जैसे हॉस्पिटल की फ्री सुविधा देते हैं और पुलिस व्यवस्था देते हैं और भी जो आपका यातायात का साधन हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सभी चीजें वो लोग फ्री में करते हैं हम लोगों के लिए, ठीक। टैक्स की बदौलत ही होता है सारा चीज। और फ्री में जो एजुकेशन है, फ्री में जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा दी जाती है वो भी हम लोग के टैक्स की वजह से होता है। तो वो सारी चीजें वापस हम ही को लौटाती हैं सरकारें, हम ही से टैक्स लेती हैं। तो ये था टैक्स का कर। आप लोग वहाँ पे दुर्भावना का भाव नहीं रखेंगे कि टैक्स लिया जाता था, ऐसा वैसा कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां पे लिख लीजिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन ये कब बुलाया जाता है, तो अगर आपसे पूछे संयुक्त अधिवेशन किस विषय पे लाया जा सकता है, तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा साधारण विधेयक पे लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त अधिवेशन जो है वो साधारण विधेयक पर हमेशा लाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन किस पे नहीं लाया जा सकता, तो कौन कौन से विधेयक पे नहीं लाया जा सकता, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो संविधान संशोधन पे नहीं आ सकता है, संविधान संशोधन जो बिल होता है उस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता। और एक तो आपका एक आपका वित्त विधेयक पे नहीं आ सकता, संविधान संशोधन पे नहीं आ सकता, और एक आपका धन विधेयक जिसे बोलते हैं वित्त विधेयक, या फिर एक तो आपका धन विधेयक पे नहीं ला सकते, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं संयुक्त अधिवेशन की। अगर आपसे पूछे कि वही ज्वाइंट सेशन जिसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, अब यहीं पे बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन। अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद नंबर 108 है। अगर आपसे पूछे कि ये किस भाग में है, तो भाग नंबर 5 है। भाग नंबर कौन सा है? 5 में। अगर आपसे पूछे कि अब तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन लग चुका है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो अब तक कुल 3 बार लग चुका है, 3 बार। अगर आपसे पूछे कि पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था, संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब बुलाया गया था, तो 1961 में बुलाया गया था पहली बार। और ये जो मामला था वो आपके दहेज प्रथा का मामला था, दहेज का मामला था, तो उसमें पहली बार 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, इसका रिवीजन करेंगे साथ में। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन अध्यक्ष करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर आपसे पूछे कि किन विधेयकों पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो हमेशा साधारण विधेयक पे बुलाया जाता है। अगर आपसे पूछे किन विधेयक पे नहीं बुलाया जाता, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं बुलाया जाता। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब बात करते हैं कि बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत अगर भाग पूछे तो भाग 5 में है संयुक्त अधिवेशन। अगर आपसे पूछे कि कुल कितनी बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, तो कुल 3 बार बुलाया जा चुका है, और पहली बार 1961 में बुलाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुराने हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक। और इसी तरह और रोजाना क्लास का आनंद लेते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है और बायोलॉजी से है, और इस क्लास में आपके जो भी जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होता है, जो भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं सारे का रिवीजन होता है, क्योंकि सारे का यहाँ पे सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिया गया है। तो देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों होती है, तो मानव शरीर की जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है
मानव शरीर में अग्नाशय ग्रंथि वो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अग्नाशय को इसी वजह से क्या कहा जाता है, अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो इसी वजह से अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं या फिर मिक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ ग्रंथियों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी ग्रंथि, थायराइड, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में ध्यान रखेंगे। यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, कौन सी है, यकृत, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि पित्त रस का स्राव, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, पित्त रस, और पित्त रस के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका स्राव कहाँ से होता है, तो पित्त रस का स्राव के बारे में बात करेंगे, वो आपके यकृत से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्त रस इकट्ठे कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं पित्त रस इकट्ठे आपके पित्ताशय में होते हैं, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन का स्राव कौन करता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ पे होता है, इंसुलिन का स्राव, तो इंसुलिन का स्राव के बारे में ध्यान रखेंगे। ये होता है आपके अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन का अधिक स्राव हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जो कि बात आगे हम लोग प्रीवियस क्लास में बातें कर चुके हैं। तो देखिए मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है, तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की बात कर रहा है तो अग्नाशय ग्रंथि होती है मानव शरीर में, जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। और अग्नाशय से किसका स्राव होता है, तो इसे इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय से किस चीज का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव आपसे पूछे तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय को क्या कहा जाता है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। पित्त रस, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो थायराइड है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि पित्त रस का स्राव कहां से होता है, तो यकृत से होता है पित्त रस का स्राव, और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्तीय आपात से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति शासन हो गया, चाहे राष्ट्रीय आपात हो गया, चाहे वित्तीय आपात हो गया, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध है, तो अनुच्छेद नंबर 360 में है वित्तीय आपात। अब यहाँ पे डिटेल बात कर लेते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आपात के बारे में हम लोग राष्ट्रीय आपात उपबंध के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। आपात के बारे में टोटल आपात उपबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। आपात उपबंध, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि हमारे संविधान में आपात उपबंध लिया कहां से गया है, तो आपात उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से, जर्मनी से लिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आपात उपबंध अनुच्छेद कितना है, तो यहां से अनुच्छेद के बारे में ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद है आपका 352 से लेकर के 360 तक है। कहां से, 352 से लेकर के 360 तक है। अगर आपसे पूछे कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो भाग ये 18 में, किस भाग में है, 18 भाग 18 में है। अब कुछ आपातों के बारे में, जैसे वित्तीय आपात तो आप लोग जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि वित्तीय आपात, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपात पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, अनुच्छेद 360 हो गया। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगता है, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और कौन सा आपात हो गया, और राष्ट्रपति शासन यहाँ पे बचा। राष्ट्रपति यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, राष्ट्रपति शासन ये किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 में, कितने में, अनुच्छेद नंबर 356 में। इतनी बातें टोटल आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध है, तो अनुच्छेद नंबर 360 में है वित्तीय आपात। किसमें है, अनुच्छेद नंबर 360 में है वित्तीय आपात। और बात करते हैं आपात उपबंधों के बारे में। हमारे संविधान में आपात उपबंध अगर आपसे पूछे किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया। कहां से, जर्मनी से लिया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 352 से लेके 360। अगर आपसे पूछे किस भाग में है, तो भाग 18 में आपात उपबंध। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि
राष्ट्र, उसके अलावा वित्तीय आपात 360 में हो गया, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन पूछे किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फेडरेशन कप किससे संबंधित, तो जैसे फेडरेशन कप की बात करें वो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। अगर आपसे पूछ ले कि फुटबॉल का, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कि फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है, तो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट के बारे में ध्यान रखेंगे कौन सा है, तो वो आपका फीफा विश्व कप है। क्या होता है, फीफा विश्व कप होता है। फीफा विश्व कप ये फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अब फुटबॉल के बारे में कुछ कपों के बारे में यहाँ पे कप पूछा है ना, हाँ फुटबॉल के बारे में कुछ और कप देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे, यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि रोवर्स कप किससे संबंधित है, रोवर्स कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। अगर आपसे पूछे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो वो भी आपके फुटबॉल से। अगर आपसे पूछे कि डूरंड कप का संबंध किससे है, डूरंड कप का संबंध किससे है, तो ये सभी कपें फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नोट करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले हॉकी से संबंधित कुछ कप के बारे में बताइए। जैसे अगर आपसे पूछे कि आगा खां कप किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछे कि आगा खां कप किससे संबंधित है, तो वो भी हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा आगा खां कप हो गया, और बेटन कप अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, बेटन कप, तो भी आपके हॉकी से संबंधित है। और अगर रंगनाथ स्वामी कप अगर आपसे पूछे रंगनाथ स्वामी कप किससे संबंधित है, तो वो भी रंगनाथ स्वामी कप भी आपके रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है, तो वो भी आपके हॉकी से संबंधित कप है कुछ। और वहाँ पे एक बैडमिंटन से संबंधित कप इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन कई बार एग्जाम में पूछा गया। बैडमिंटन से संबंधित कप क्या है, तो थॉमस कप किससे संबंधित है, थॉमस कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे। जैसे फेडरेशन कप किससे संबंधित है, तो फेडरेशन कप आप लोग फुटबॉल से ध्यान रखेंगे। और फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या है, तो फुटबॉल का सबसे टूर्नामेंट है फीफा विश्व कप है। फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है, फीफा विश्व कप होता है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ कप के बारे में। जैसे फेडरेशन कप तो फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसके अलावा डूरंड कप का संबंध भी फुटबॉल से है। हॉकी से संबंधित कुछ कपों के बारे में, जैसे आगा खां कप किससे संबंधित है, और बेटन कप किससे संबंधित है, और रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है, तो ये सभी कप किससे संबंधित है, ये सभी हॉकी से संबंधित कप है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान सभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य विधान सभा में हमेशा राज्यपाल की अनुमति से प्रयोग किया जाता है। किसकी अनुमति से, राज्यपाल की अनुमति से कोई भी विधेयक को पेश किया जाता है। ये हालांकि किस विधेयक, ये धन विधेयक की बात कर रहा है। कोई भी विधेयक जो है वो राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की अनुमति से। अब राज्य विधानमंडल, विधानसभा की बात किया है ना, अब राज्य विधानमंडल के बारे में देख लेते हैं। राज्यों के विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे कि राज्य विधानमंडल के अंग कितने हैं, तो राज्य विधानमंडल के अंग 3 है। कौन कौन से हैं, विधानसभा हो गया, आपका विधान परिषद हो गया, विधानसभा एंड, यहाँ पे फिर से लिखेंगे तो विधानसभा हो गया, विधान परिषद और राज्यपाल, परिषद और प्लस कौन होता है, राज्यपाल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य विधानमंडल के सदन कितने होते हैं, तो अगर आपसे सदन केवल पूछे तो आप लोग 2 सदन बताएंगे। कौन कौन से सदन हो गया, और एक तो आपका हो गया विधानसभा, एक आपका हो गया विधानसभा, और एक आपका कौन सा हो गया, विधान परिषद। तो ये आपके 2 सदन हो गए, कौन, विधानसभा और विधान परिषद राज्य विधानमंडल के। लेकिन आप लोग ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं होता, कहीं कहीं पे द्विसदनी व्यवस्था नहीं होती है, एक सदन केवल रहता है, यानी कि केवल विधानसभा ही रहता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए,
अगर आपसे पूछे कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। राज्यों में जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अब राज्य विधानमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अंग पूछेगा तो 3, कौन कौन से अंग? एक विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया और राज्यपाल, 3 अंग हो गए। अगर आप सिर्फ सदन पूछे कितना है? सदन 2, एक तो आपका विधानसभा हो गया और एक विधान परिषद, ये दोनों सदन कहे जाते हैं। ठीक, और विधानसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। और विधान परिषद को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं द्वितीय सदन, उच्च सदन और अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। अगला प्रश्न कह रहा है कि भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी ज्योग्राफी की दृष्टि से। तो भरतपुर सेंचुरी जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो भारत के राजस्थान राज्य में भरतपुर सेंचुरी स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भरतपुर सेंचुरी का अगर आपसे पूछ ले कि इसका अन्य नाम क्या है, भरतपुर सेंचुरी का अन्य नाम क्या है, तो इसी यही क्या बोलते हैं? इसे घाना या फिर इसे घाना पश्चिमी बिहार बोलते हैं या फिर इसे केवलादेव पश्चिमी बिहार बोलते हैं। ठीक, केवलादेव पश्चिमी बिहार बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, केवलादेव पश्चिमी बिहार। और ये स्थित कहाँ पे है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे अगर आपसे पूछे कि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो भी आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कुछ और पार्कों के बीच बारे में, जैसे बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो बन्नेरघट्टा जो नेशनल पार्क है वो आपके कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि पुलिकट लेक पश्चिमी बिहार कहाँ पे स्थित है? पुलिकट लेक पश्चिमी बिहार कहाँ पे स्थित है? तो पुलिकट लेक पश्चिमी बिहार जो है आपका वो आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पे? पुलिकट लेक पश्चिमी बिहार वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर सेंचुरी राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान, इसका अन्य नाम क्या है? भरतपुर सेंचुरी का अन्य नाम क्या है? इसको घाना पश्चिमी बिहार बोलते हैं और इसे केवलादेव पश्चिमी बिहार भी बोलते हैं। इसी का दोनों का नाम है, भरतपुर सेंचुरी जो है उसका नाम है घाना पश्चिमी बिहार या फिर केवलादेव पश्चिमी बिहार भी बोलते हैं। ठीक, अगर अगला प्रश्न है रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान राज्य में रणथंभौर नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछे कि बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। और अगर आपसे पूछे कि पुलिकट लेक कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? पुलिकट लेक तमिलनाडु में है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो शास्त्रीय गायन क्षेत्र से थे, ये शास्त्रीय संगीत गाते थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या करते थे? पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय जो संगीत थे, शास्त्रीय संगीत के गायक थे। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय संगीत के गायक थे पंडित भीमसेन जोशी। इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि तानसेन सम्मान के बारे में, तानसेन सम्मान, तो तानसेन सम्मान के बारे में एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस राज्य से वितरण किया जाता है? तो वितरण इसका होता है, वितरण कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तानसेन सम्मान जो है वो संबंधित किन चीजों से, तो तानसेन सम्मान से संबंधित की बात करें तो ये संबंधित है, तानसेन सम्मान किससे? तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है। किससे? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? संगीत यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। तो अगर आपसे पूछे कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हम लोग संगीत दिवस कब मनाते हैं, संगीत दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 21 जून के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? संगीत दिवस। 21 जून को संगीत दिवस मनाते हैं। अब संगीत क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है?
ग्रैमी पुरस्कार भी याद रखेंगे वो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत क्षेत्र में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो आपके शास्त्रीय गायक थे, एक शास्त्रीय संगीत के गायक थे पंडित भीमसेन जोशी। इंपॉर्टेंट है। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान का वितरण जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के दिया जाता है। और ये किस चीज से संबंधित है? इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से इसका संबंध है। अब बात कर लेते हैं संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं संगीत का जनक। किस वेद को? सामवेद को। और अगर आपसे पूछे कि संगीत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून के दिन संगीत दिवस मनाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि भारत मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खां किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों के नेतृत्व में जो चंगेज खां है, जिसे क्या बोला जाता है? चंगेज खां को यहाँ पे नोट करेंगे, इसे ईश्वर का अभिशाप बोलते हैं। ये खुद को क्या बोलता है? ये स्वयं को ही बोलता है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। ये स्वयं को ही क्या बोलता है? ये स्वयं को क्या बोलता है? ईश्वर का अभिशाप बोलता है। ईश्वर का अभिशाप बोलता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये स्वयं को क्या बोलता है? ईश्वर का अभिशाप बोलता है। अब बात कर लेते हैं किसके समय में ये आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में ये आक्रमण किया था। और इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश के बारे में, अगर आपसे पूछे कि ये शासक किस वंश का था, ये किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का, जिसे दास वंश भी बोलते हैं और जिसे ही मामलूक वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मामलूक वंश भी बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में और बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो रजिया बेगम थी, रजिया जो पहली शासिका थी, महिला शासिका भारत की, रजिया बेगम, उनकी क्या कौन लगते हैं? बेगम की, रजिया बेगम के ये पिता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रजिया किसकी बेटी थी, तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी कि रजिया बेगम किसकी पिता थे? रजिया बेगम के ये पिता थे। और इकता प्रथा, इनसे संबंधित एक प्रश्न और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इकता प्रथा किसने शुरू की थी? इकता प्रथा शुरुआत करने वाले कौन है? तो इकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने? इल्तुतमिश ने इकता प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने इकता प्रथा की शुरुआत की थी। तो फिर से मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खां किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासन में भारत पे आक्रमण किया था। ठीक, और बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। और चंगेज खां स्वयं को क्या बोलता था? तो ये ईश्वर का अभिशाप बोलता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और बात करते हैं शासन के बारे में, किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था, जिसे दास वंश और मामलूक वंश ही बोलते हैं। ये रजिया बेगम के पिता थे। और इकता प्रथा शुरू करने वाले कौन है? तो इल्तुतमिश ही इकता प्रथा शुरू करने वाले हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है कोठरी आयोग करता है। कौन है? कोठारी आयोग जिसे बोलते हैं, कोठारी आयोग इसका सिफारिश करते हैं। ठीक, किसका सिफारिश करते हैं? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी आयोग करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो कोठारी आयोग का संबंध जो है वो शैक्षिक सुधार से। किससे संबंधित है? इसका संबंध शैक्षिक सुधार से है। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। इसका संबंध किससे? शैक्षिक सुधार से। और कोठारी आयोग ने किस समय क्या सुझाव दिया? तो ये शिक्षा नीति में क्या सुझाव दिया था? तो ये 10+3+3 का सुझाव दिया था। 10+2+3 का सुझाव दिया, सॉरी, इसने क्या सुझाव दिया था? 10+2+3 का सुझाव दिया था। ठीक, कोठारी आयोग ने। और वर्तमान समय में बात करें नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है, जो नई शिक्षा नीति है वो किसकी समिति पे आई थी? नई शिक्षा नीति, इसका मॉडल क्या है? तो ये किस मॉडल पे आधारित है? ये 5+3+3+4 पे आधारित है। 5+3+3+4 पे आधारित है नई शिक्षा नीति। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस किसकी सिफारिश पे आई थी? तो इसके लिए कौन सी समिति ने सिफारिश किया था? नई शिक्षा नीति के सिफारिश किसके सिफारिश पे आया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे लाया गया था। किस समिति के सिफारिश पे? कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे लाया गया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस समिति के सिफारिश पे? कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे लाया गया। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी? तो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। और कोठारी आयोग का संबंध किससे है?
तो शैक्षिक सुधार से कोठारी आयोग का संबंध। इसकी व्यवस्था क्या थी, 10+2+3 थी इसकी व्यवस्था कोठारी आयोग की। अब ये नहीं है भारत में। वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति लागू है जो कि 2020 में आई थी। नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020 में आई थी। और ये इसका पैटर्न क्या है, तो ये 5+3+4 पे आधारित है। सिफारिश कौन सी समिति ने किया था, तो इस पे सिफारिश की थी कस्तूरी रंगन समिति ने। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विरोध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग के समय में हुआ था विद्रोह। किसके समय में, कैनिंग के समय में विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके समय में हुआ था, कैनिंग के समय में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 1857 की क्रांति का। जैसे अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ जो है 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक, अलग अलग जगहों से इसका अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, ये पूछा जाता है। और कहां से 1857 के, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से, मेरठ से शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ से। अगर आपसे पूछे कि कई लोगों ने नेतृत्व किया, अगर आपसे पूछे कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, लखनऊ से 1857 की क्रांति से किसने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था, तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था, बरेली से नेतृत्व किसने किया था, तो बरेली से नेतृत्व करता कौन है, तो खान बहादुर हैं। बरेली से नेतृत्व करने वाले कौन है 1857 की क्रांति का, खान बहादुर हैं। ठीक, बहादुर हैं, इन्होंने बरेली से नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति के बारे में एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे कि इसका प्रतीक क्या था, पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति का कमल एंड रोटी प्रतीक था। क्या था, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी, तो 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। और कहां से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, लखनऊ से नेतृत्व की थी। और कानपुर से नेतृत्व किए थे तात्या टोपे। कानपुर से नेतृत्व कौन किए थे 1857 की क्रांति का, तो इसका नेतृत्व किए थे तात्या टोपे। बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर। बरेली से नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर। प्रतीक क्या था, कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और फिर आपको क्या चाहिए वीडियो में। और पीडीएफ चैनल का लिंक पीडीएफ का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ इसका लेंगे और पढ़ भी सकते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पे बनाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी जियोग्राफी की दृष्टि से, और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न अफ्रीका से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध अगर आपसे पूछ ले, करीबा बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये जाम्बेजी नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे, जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध बनाया गया है। और जाम्बेजी नदी कहाँ पे है, जाम्बिया में बहने वाली नदी है करीबा बांध, इससे यहाँ पे बनाया गया जाम्बिया कंट्री में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो इसी जाम्बेजी नदी पे ही स्थित है। किस नदी पे, जाम्बेजी नदी पे ही स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, विक्टोरिया मरुस्थल बताइए कहाँ पे स्थित है, तो विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में ध्यान रखेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जबकि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे, जबकि अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है,
विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में ध्यान रखेंगे, ये आपके कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पे? भारत में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलेंगे हम लोग रिवीजन की तरफ। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो करीबा नदी पे बनाया गया है वो आपके जाम्बेजी नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पे बनाया गया है। और कहाँ पे? कंट्री जम्बिया में। अब बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है? तो वो जाम्बेजी नदी पे अफ्रीका में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, तो ये अफ्रीका कंट्री में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। लेकिन आपसे पूछे कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, तो वो कोलकाता में भारत में स्थित है। तो ये जितने विक्टोरिया वाले हैं, चाहे विक्टोरिया जलप्रपात हो गया, चाहे विक्टोरिया झील हो गया, चाहे विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, चाहे विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, सबके बारे में हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। लेकिन ये कौन सा धन विधेयक है? ये केंद्र सरकार का धन विधेयक है जो 110 में अनुच्छेद उल्लेखित है। अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो ये भी अलग प्रश्न हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक की अगर प्रक्रिया पूछे तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद नंबर 109 में। कितने में? अनुच्छेद नंबर 109 में इसमें धन विधेयक की प्रक्रिया दी हुई है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 109 में हुई है। ठीक, अब धन विधेयक के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। धन विधेयक के बारे में अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक की जांच कौन करता है, तो धन विधेयक की जांच करने वाला कौन है? हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष किस विधेयक की जांच करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक की जांच करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं लोकसभा पेश कहाँ पे किया जाता है, तो धन विधेयक पेश कहाँ पे किया जाता है, तो केवल धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में केवल और केवल धन विधेयक कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपने पास कितने दिन तक इस पे विचार करने के लिए इसे रख सकता है, तो लोकसभा में विचार किया जाता है मात्र 14 दिन तक इस पे विचार किया जाता है। मात्र 14 दिन पे विचार किया जाता है। ठीक, 14 दिन तक। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 110 में है धन विधेयक। अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद नंबर 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक की जांच कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक की जांच करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन धन विधेयक पेश कहाँ पे किया जाता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच करते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पेश किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में। ठीक, धन विधेयक पे लोकसभा अध्यक्ष कितने दिन तक विचार विमर्श कर सकते हैं, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा लेवल हाई है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम संपादक कौन है। तो इसके प्रथम संपादक हैं मनसुख लाल नजर। ठीक, इसके प्रथम संपादक कौन है? मनसुख लाल नजर इसके संपादक है। ठीक, और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रथम शब्द क्यों लगाया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं और कई बार बताया भी गया है आप लोगों को कि इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसकी है। तो इंडियन ओपिनियन जो नामक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? किस भारत के किस महान व्यक्ति ने किया था? तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन किए थे, इसका प्रकाशन अपने गांधी बाबा जी ने किया था। इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने इसका प्रकाशन किया था। और कहाँ पे किया था इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन? तो इसका प्रकाशन ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो यहाँ पे रहते थे तो वहां पे इसका प्रकाशन किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। अब कब किए थे? तो 1903 में। कब? 1903 में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। हरिजन नामक पत्रिका का संपादन भी महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि संवाद कौमुदी की पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, संवाद
कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय? नहीं, हाँ, राजा संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था। तो एक बार रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन है? तो मनसुख लाल नजर हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन है? मनसुख लाल नजर। अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का अगर प्रथम प्रकाशन पूछे, प्रथम संपादक पूछे, तो मनसुख लाल नजर आप लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? मनसुख लाल नजर। लेकिन इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था। अब कब किया था महात्मा गांधी जी ने इसका प्रकाशन? जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, 1903 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासन ने नियमित सिक्के जारी किए थे? तो दिल्ली सल्तनत की किस, वो पूरा दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है। तो दिल्ली सल्तनत की किस, यहाँ पे किसन लिखे गया है, दिल्ली सल्तनत किस शासक ने नियमित सिक्के जारी किए थे? तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश भैया ने। तो यहाँ पे लिखेंगे किसने? इल्तुतमिश भैया ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे अगर सही से लिखाया नहीं है क्या? चलिए फिर से लिखिए। तो इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया था? इसने नियमित सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के। इसने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? तो स्थानांतरित तो नहीं की थी, लेकिन पहले गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर थी गुलाम वंश की राजधानी। तो इसने कहाँ पे किया था? इसने राजधानी दिल्ली ले आया था। कहाँ पे? दिल्ली ले आया था राजधानी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपनी राजधानी दिल्ली ले आया था। अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश कहाँ का गुलाम था, तो ये इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ऐबक का क्या था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों भी था। ठीक, और इसने ही इल्तुतमिश के बारे में भी ध्यान रखेंगे, इसने चांदी का टंका चलाया था। क्या चलाया था? इसने चांदी का टंका चलाया था। ठीक, चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। तांबे के जीतल नाम से इन्हें सिक्का चलाया था। तो इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे कि तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका किसने चलाया था? तो भी इल्तुतमिश ने। और ये किस वंश का शासक था? गुलाम वंश, दास वंश या फिर मामलुक वंश का शासक था। हम लोग आगे बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं। तो इस नाम से इन्हें सिक्का चलाया था। किस वंश का शासक था? पहले लिख लीजिए यहाँ पे, गुलाम वंश का शासक था। ये किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का इल्तुतमिश शासक था, जिसे मामलुक वंश भी आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस वंश को मामलुक वंश बोलते हैं, तो गुलाम वंश को ही बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने नियमित सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए। इसने अपनी राजधानी कहाँ से? लाहौर गुलाम वंश की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की राजधानी लाहौर में बनाता था है, और फिर ये राजधानी दिल्ली में ले आता है। किसने ले आया था राजधानी अपनी? दिल्ली इल्तुतमिश ले आया था। ठीक, बात करते हैं इल्तुतमिश ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक का दामाद भी था। इसने चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। गुलाम वंश का शासक था ये, और फिर जिसे मामलुक वंश भी बोलते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इसका शासक था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करें तो शुंग वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे। इसके अंतिम शासक थे देवभूति। क्या थे? कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। अगर आपसे पूछे कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि शुंग वंश के यहाँ पे लिख लेंगे कि स्थापना किसने किया था, तो आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि शुंग वंश की स्थापना के बारे में पूछे तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? अगर आपसे पूछे कण्व वंश के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रश्न,
कण्व वंश के बारे में। तो कण्व वंश के बारे में अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन थे, कण्व वंश के बारे में संस्थापक कौन थे, कण्व वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था वासुदेव ने। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। अगर आपसे पूछे कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, अगर आपसे पूछे कि कण्व वंश का अंतिम शासक बताइए कौन था, तो कौन हो जाएंगे कण्व वंश के अंतिम शासक, सुशर्मा हो जाएंगे। कौन, सुशर्मा है अंतिम कण्व वंश के अंतिम शासक। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और वंश है जिसे बोलते हैं सातवाहन वंश, यहाँ पे नोट कर लेंगे। सातवाहन वंश के बारे में अगर आपसे पूछे कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। और शुंग वंश की स्थापना इसने कब किया था, किसने किया था, तो शुंग वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। बात कर लेते हैं कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। अंतिम शासक इसका कौन था, सुशर्मा था अंतिम शासक। अगर आपसे पूछे कि सातवाहन वंश के बारे में, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, सिमुक ने किया था सातवाहन वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करता है। ठीक, राज्य सरकार ग्राम पंचायत के अनुच्छेद 40 के तहत करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 40 के तहत ये प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद 40 कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है, राज्य सरकार करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहां से लिया गया है, तो जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से लिए गए। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अगर आपसे पूछे कि राज्य का नीति निर्देशक तो लिया कहां से गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिंग है। आयरलैंड की राजधानी डबलिंग है, तो डबलिंग है आयरलैंड की राजधानी। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है। क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है अनुच्छेद 32 में। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार हो गया। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एंड पशुपालन है। क्या है, कृषि एंड पशुपालन किसमें है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है, तो ये कि सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हैं। तो अनुच्छेद 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या है, अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति जो है वो अनुच्छेद 51 में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, कह रहा है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करता है। और अनुच्छेद 40 के कहाँ पे है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, जो कि भाग राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे क्या बोलते हैं, डीपीएसपी भी बोलते हैं आप लोग। डीपीएसपी किस भाग में है, भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 है, 36 से 51। और लिया कहां से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसमें संवैधानिक उपचार है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 48 में क्या है, तो इसमें कृषि एंड पशुपालन है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। क्या बात है, बढ़िया प्रश्न है कि भारत में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो राजकोषीय नीति निर्धारित करने का काम भारत में कौन है, यहाँ पे नोट करेंगे, वित्त मंत्रालय का है। किसका, वित्त मंत्रालय का है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न वित्त मंत्रालय से। तो अगर आपसे पूछे कि वित्त मंत्रालय की बात हो, ये क्या करता है, ये केंद्र सरकार जो होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या बोलता है, इनके बीच क्या करता है, इनके बीच राजस्व का बंटवारा करता है। सबसे पहले बात तो यही हो गया, राजस्व का बंटवारा करता है। इनका काम लिख रहे हैं, बंटवारा करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में 1 रुपए के सिक्के कौन जारी करता है, 1 रुपए के सिक्के कौन जारी करता है, तो 1 रुपए के सिक्के जारी करने की बात करें तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था।
और ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, वित्त मंत्रालय मिलेगा। ठीक, वित्त मंत्रालय मिलेगा या फिर भारत सरकार मिलेगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मिलेगा तो आप लोग लगाएंगे, या फिर वित्त मंत्रालय मिलेगा या फिर भारत सरकार मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 1 रुपए के सिक्के पे हस्ताक्षर किनका होता है? तो 1 रुपए के सिक्के पे बाकी सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपए के सिक्के पे वो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। यहां से यही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किसका हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पे, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सिक्के कौन जारी करता है, भारत में सिक्के जारी करने का काम कौन करता है? नोट जारी करने का काम आरबीआई के पास है, लेकिन सिक्के जारी करने का काम कौन करता है? तो वो भी आपके वित्त मंत्रालय करता है। सिक्के जारी करने का काम वित्त मंत्रालय या तो मिलेगा, या तो ऑप्शन में रहता है भारत सरकार रहता है। क्या रहता है? भारत सरकार रहता है। तो दोनों में से ऑप्शन में कोई भी मिले आप लोग टिक करेंगे। और सिक्के, अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, हमारी वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक, सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब रिवीजन करेंगे, भारत में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करने का काम वित्त मंत्रालय का है। और वित्त मंत्रालय का एक और महत्वपूर्ण काम याद रखेंगे कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में राजस्व का बंटवारा करता है। आपसे पूछेगा कि राजस्व का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए के सिक्के कौन जारी करता है? तो 1 रुपए के सिक्के जारी करने का काम वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन 1 रुपए के सिक्के पे हस्ताक्षर कौन होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। सिक्के जारी करने का काम कौन करता है? केवल जो 1 रुपए के नोट, यहाँ पे क्या हो गया यार, अगर आपसे पूछे कि 1 रुपए के नोट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको थोड़ा मैनेज करेंगे। तो देखिए 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट जारी करते हैं और हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वित्त मंत्री कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। यहां से हम लोग सारे प्रश्न निर्वाचन आयुक्त से पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि के बारे में बात कर रहा है, तो या तो ये 6 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष इनका कार्यकाल हो जाए, या तो इनकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो जाए। 65 वर्ष इनकी उम्र पूरी हो जाए, दोनों में से इनको पद से हटना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बात करेंगे। देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग का भाग कितना है, तो निर्वाचन आयोग का भाग 15 है। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद इसका है अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर के अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक है। कितना? अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक है। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, तो या तो 6 वर्ष की उनकी कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए। अब निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग भाग कितने में है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका दिल्ली में है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक, आप अपील लेके वहीं पे जा सकते हैं। और निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार है। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। किस पवन को तूफानी चालिसा? जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस पवन को तूफानी चालिसा कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री से लेकर के
40 डिग्री से 60 डिग्री तक की जो चलने वाली हवाएं, 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश तक के बीच जो चलने वाली हवाएं होती हैं, जो बीच चलने वाली हवाएं होती हैं, चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तूफानी चालीसा। अब इसका अन्य नाम भी है, कुछ अन्य नाम भी है, अन्य नाम अभी हम बता रहे हैं। इसको कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? देखिए, इसी को ही बोलते हैं क्या? इसको गरजता तूफानी चालीसा, या फिर इसको गरजता चालीसा बोलते हैं, गरजता चालीसा बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रचंड पचासा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रचंड पचासा भी बोलते हैं, और प्रचंड पचासा भी बोलते हैं इसे। और इसको क्या बोलते हैं? प्रचंड पचासा हो गया। और इसे चीखता साठा भी बोलते हैं, चीखता साठा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग बताने जा रहे हैं आपको। जैसे अगर आपसे पूछे कि डोलड्रम क्षेत्र किसे बोलते हैं, डोलड्रम क्षेत्र किसे बोलते हैं, तो डोलड्रम क्षेत्र पूछ ले, या फिर इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इसे शांत पेटी भी बोलते हैं। डोलड्रम क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शांत पेटी बोलते हैं। और ये कहाँ के क्षेत्र को कहते हैं? तो डोलड्रम क्षेत्र, देखिए, अगर आप भूमध्य रेखा पे हैं, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाने पे, 10 डिग्री नॉर्थ जाने पे, या फिर 10 डिग्री साउथ जाने पे जो एरिया, जो बेल्ट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। ठीक, ये यहाँ पे ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब बना नहीं, ये चांद बन गया। तो देखिए, चांद ना बने, देखिए ग्लोब जोड़ के आकार का क्या बन रहा है? देखिए, ग्लोब एकदम गोल होता है, और ये हमने ग्लोब बनाया, और ये हमारा इक्वेटर है, और ये है हमारा 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और 10 डिग्री अक्षांश साउथ में, और इसके बीच के बेल्ट को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शांत पेटी या फिर डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रहेगा। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पे, अश्व अक्षांश भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अश्व अक्षांश हम लोग किसे बोलते हैं? तो अश्व अक्षांश के बारे में भी ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा से, यहाँ पे नोट करेंगे, भूमध्य रेखा से अगर आप लोग 30 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, या फिर 30 डिग्री साउथ जाते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ, ये आप लोग 30 डिग्री वाला है, मान लीजिए 30 डिग्री है नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ है, और इसके बीच का जो बेल्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सारे प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए, किस पवन को तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलने वाली जो हवाएं हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है तूफानी चालीसा। तूफानी चालीसा का अन्य नाम है, ये तूफानी पैदाइशी तूफानी है। इसे गरजता चालीसा भी बोलते हैं, इसे प्रचंड पचासा भी बोलते हैं, और इसे ही चीखता साठा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीखता साठा भी बोलते हैं। अब डोलड्रम क्षेत्र किसे बोला जाता है? तो देखिए, ग्लोब पर अगर आप 10 डिग्री से उत्तर जाते हैं, 10 डिग्री उत्तर में जाते हैं, और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री साउथ की ओर जाते हैं, तो उस बेल्ट को क्या बोला जाता है? उस बेल्ट को बोला जाता है डोलड्रम क्षेत्र या फिर शांत पेटी बोला जाता है। अश्व अक्षांश किसे बोला जाता है? भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अगर आप उत्तर में जाते हैं, या फिर 30 डिग्री साउथ में आते हैं, तो उस बेल्ट को क्या बोला जाता है? उस क्षेत्र को, उस एरिया को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अश्व अक्षांश। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने राजवंशों ने शासन किए थे, तो कुल 5 राजवंशों ने शासन किए थे। कौन कौन से वंश ने शासन किए थे? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश ने शासन किया, गुलाम वंश ने शासन किया, और फिर इसके बाद गुलाम वंश ने शासन किया, फिर आपका आ गया गुलाम वंश के बाद सैयद वंश आ गया, गुलाम वंश ने शासन किया था। उसके बाद आपका आया था खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक वंश, तुगलक वंश आया था। इसके बाद तुगलक वंश के बाद आया था आपका, तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश। कौन सा वंश आया था? सैयद वंश ने शासन किया, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश ने शासन किया। किस वंश ने? लोधी वंश ने शासन किया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की, पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें कि अगर आपसे पूछे कि पहला शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था,
तो दिल्ली सल्तनत का देखिए यहाँ पे गुलाम वंश का शासक ही होगा। दिल्ली सल्तनत का शासक, पहला शासक तो गुलाम वंश का शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी दिल्ली वंश का अंतिम शासक था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से दिल्ली सल्तनत से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये आपका क्रम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, और आप लोग को क्रम के साथ भी इसका डेट भी याद रखना है। खैर डेट तो हम बताया नहीं है, लेकिन आप लोग को याद रखना है क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। कौन कौन से? देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश ने शासन किया। किसने? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश ने इस पे शासन किया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक था, और गुलाम वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि इसी लोधी वंश का शासक था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। क्या है? अगर आपसे पूछे कि जॉर्डन की राजधानी क्या है, तो अम्मान है जॉर्डन की राजधानी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जॉर्डन की यहाँ पे मुद्रा पूछ लेते हैं, तो अगर आपसे पूछे कि जॉर्डन की मुद्रा क्या है, तो जॉर्डन की मुद्रा है दिनार। क्या है? जॉर्डन की मुद्रा दिनार। अब कुछ देश और उनकी मुद्राओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मोजाम्बिक की राजधानी पूछ ले, तो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। क्या है? मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मोजाम्बिक की मुद्रा बताइए, रुपया का मुद्रा क्या होती है, तो मोजाम्बिक के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मोजाम्बिक का ध्यान रखेंगे, राजधानी क्या है? मपूतो। अगर आपसे पूछे कि मोरक्को का क्या बोलते हैं, मोरक्को का राजधानी बताइए, तो मोरक्को का अगर आपसे राजधानी बोले तो रबात है मोरक्को की राजधानी, रबात। अगर आपसे पूछे कि मोरक्को का मुद्रा क्या है, तो दिहरम है मोरक्को की मुद्रा। क्या है? दिहरम है मोरक्को की मुद्रा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नामीबिया की मुद्रा क्या है, नामीबिया की मुद्रा क्या है, नामीबिया की पहले बताइए आप लोग राजधानी क्या है, तो विंड हाक है नामीबिया की राजधानी। क्या है? विंड हाक है नामीबिया की राजधानी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू। क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। लेकिन मुद्रा पूछेगा तो गुल तरूम है मुद्रा। यहाँ की मुद्रा क्या है? गुल तरूम है। आयरलैंड की राजधानी बताइए आप लोग यहाँ पे, आयरलैंड की वहाँ एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछे कि आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आयरलैंड की मुद्रा क्या है, आयरलैंड की मुद्रा है यूरो, शायद यूरो है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं जॉर्डन की राजधानी क्या है, तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्बान। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, तो मपूतो है मोजाम्बिक की राजधानी। मोरक्को की राजधानी रबात है, मुद्रा दिहरम है। अगर आपसे पूछे कि नामीबिया की राजधानी क्या है, विंड हाक है। नामीबिया की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, मुद्रा है क्या? यूरो। और भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है क्या? गुलट्रुम यहाँ की मुद्रा है। और लोसांग कहाँ पे मनाया जाता है? लोसांग त्योहार जो है वो आपके सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? लोसांग त्योहार जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, लोसांग तो सिक्किम में हो गया, और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो अगर आपसे पूछे किस जनजाति के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है, तो वहाँ पे देखिए एक तो भूटिया जनजाति पाई जाती है। भूटिया जनजाति, हमने बताया था कि भूटिया जो जनजाति होती है वो सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन ये पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया जहाँ होगा वहाँ ये जनजाति पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति मनाई जाती है। लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भूटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि लोसांग तो पूछिए हो गया सिक्किम में, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लोसार कहाँ पे मनाया जाता है, तो लोसार जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। और इसके अलावा लद्दाख के साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी इसे मनाया जाता है। लोसांग अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और आपसे पूछे कि ये कौन सी जनजाति मनाई जाती है, किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, तो ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। किस जनजाति के द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। ठीक,
ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जनजाति के द्वारा, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं खर्ची पूजा। खर्ची पूजा किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? खर्ची पूजा किस जनजाति के द्वारा मनाई, कहाँ पे मनाई जाती है खर्ची पूजा? तो खर्ची पूजा आप लोग ध्यान रखेंगे त्रिपुरा में मनाई जाती है। कहाँ पे? त्रिपुरा में मनाई जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नवरोज त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, नवरोज त्योहार कहाँ पे मनाया जाने वाला त्योहार है? तो नवरोज जो है आपका, ये पारसियों का नव वर्ष होता है, तो ये पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, पारसी द्वारा मनाया जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, तो इसका रिवीजन पहले कर लें तब ना अगला प्रश्न है। तो देखिए, लोसांग त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसांग त्योहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो भूटिया एंड लेप्चा जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा। आप लोग कोई भी प्रश्न पढ़ें तो डिटेल में प्रश्न पढ़ें, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछने का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोसार कहाँ पे मनाया जाने वाला फेस्टिवल है? तो लोसार लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अलावा लोसार अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। मोनपा जनजाति जो है, मोनपा जनजातियों के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। अब बात करते हैं नवरोज फेस्टिवल किस कहाँ पे मनाया जाता है? तो नवरोज त्योहार जो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। खर्ची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है आपका, धान का कटोरा, तो धान का कटोरा कहते हैं चंदौली जिला को। उत्तर प्रदेश के जिला को कहते हैं चंदौली, चंदौली जिला को कहते हैं धान का कटोरा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के बारे में और उसके उपनाम के बारे में। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि संगम नगरी किस, संगम नगरी किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश की संगम नगरी किसे कहते हैं? या फिर तीर्थराज किसे कहते हैं? किस नगर को तीर्थराज कहते हैं? या फिर कुंभ नगरी किसको कहते हैं? कुंभ नगरी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके प्रयागराज को। किसे कहते हैं? प्रयागराज को कहते हैं। ये उपनाम से प्रयागराज को जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य बताइए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कजरी हो गया, ये उत्तर प्रदेश का है कजरी। उसके अलावा नौटंकी कहाँ का है? तो वो उत्तर प्रदेश का है। उसके अलावा आप लोग कजरी, नौटंकी, रासलीला पूछ ले, रासलीला कहाँ का है? तो वो सभी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पूछे कि सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है, तो सुर सरोवर जो पश्चिम बिहार है वो कहाँ पे स्थित है? तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार वो आगरा में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार जो है वो आगरा में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वो आगरा में स्थित है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। किस जिले को? चंदौली जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। संगम नगरी किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? या फिर तीर्थराज या फिर कुंभ नगरी किसे कहा जाता है? संगम नगरी, तीर्थराज या फिर कुंभ नगरी, ये कहा जाता है आपका प्रयागराज को। किसे? प्रयागराज को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से? कजरी, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और बात कर लेते हैं कि सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में स्थित है। सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पे? आगरा में। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में ध्यान रखेंगे। ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च के दिन। 24 मार्च के दिन विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अब कुछ और भी प्रश्नों के बारे में बात कर लेंगे जो दिवस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के बारे में ध्यान रखेंगे। ये हम लोग मनाते हैं 16 मार्च के दिन। कब मनाते हैं? 16 मार्च के दिन। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम लोग 21 मार्च के दिन। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च के दिन। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जल दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है जल दिवस 22 मार्च के दिन। जल दिवस मनाते हैं कब? 22 मार्च के दिन। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? महिला
राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे वर्ड W से वर्ड इंडिकेट कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक, उसके अलावा तो इतनी बात कर ले, इतनी बात ध्यान रखेंगे। मौसम विज्ञान दिवस पूछ ले, मौसम अगर आपसे पूछे कि मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो मौसम विज्ञान दिवस के बारे में भी ध्यान रखेंगे, 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब? 23 मार्च के दिन। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात कर रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं, यानी कि टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च के दिन मनाते हैं। जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च के दिन। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च के दिन। वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च के दिन वन दिवस मनाते हैं। मौसम विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 मार्च के दिन मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम जो है ये केरल का है। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का त्योहार है ओणम। अब कुछ राज्यों और उनसे संबंधित फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पोंगल कहाँ का त्योहार है? पोंगल, तो पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नौका दौड़ कहाँ पे मनाया जाता है, नौका दौड़ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो भी आपके केरल में मनाया जाता है नौका दौड़ फेस्टिवल। उसके अलावा अगर आपसे बात कर ले, केरल में नौका दौड़ हो गया। अगर आपसे पूछे कि सिंधु दर्शन कहाँ पे मनाया जाता है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। और लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में मनाया जाता है लाई हरोबा फेस्टिवल, त्रिपुरा में। और एक अन्य फेस्टिवल अगर आपसे पूछे कि मुआत्सु फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, मुआत्सु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मुआत्सु महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, ओणम त्योहार किस राज्य का है, तो ओणम केरल में मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नौका दौड़ कहाँ पे मनाया जाता है, नौका दौड़ आल्सो केरल में मनाया जाता है। उसके अलावा सिंधु दर्शन कहाँ पे मनाया जाता है फेस्टिवल, तो लद्दाख में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। लाई हरोबा कहाँ पे मनाया जाता है, तो लाई हरोबा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। मुआत्सु त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से मजबूती से आगे बढ़ाइए। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही और आप लोग पढ़िए, खुश रहिए और खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होती।